हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। तो आज की पॉलिटी के लेक्चर में हम दो टॉपिक देखेंगे। वो है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इसके पहले जो दो लेक्चर हुए हैं, इसमें भारत का संविधान का जो विकास है उस पर वीडियो आ चुका है। इसको दो लेक्चर में कंप्लीट किया गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम संविधान सभा और उसको जो भी निर्माण की प्रक्रिया थी वो देखेंगे और उसके क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वो हम देखेंगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इन सब का पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जनरल स्टडी ऑफिशियल, वहाँ पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे संविधान सभा। संविधान सभा का जो भी बैकग्राउंड रहा है कि आखिर कब से बनना शुरू हुआ, किसने बात कही, ठीक है ना। इसके अलावा संविधान सभा से रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस फैक्ट के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। और जो संविधान निर्माण में और कौन कौन से लोगों ने क्या क्या योगदान दिया उसको भी देखेंगे। तो पहली बात है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग 1924 में जो रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। आप सबको पता है स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में हुई थी। तो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले एक संविधान सभा की बात की थी, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से अगर सर्वप्रथम देखा जाए तो एम.एन. राय जो एक कम्युनिस्ट नेता थे, इन्होंने 1934 में पहली बार व्यक्तिगत तौर पे इन्होंने भी ये बात की थी कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। जबकि कांग्रेस इसके बाद ये बात चलने लगी थी कि एक संविधान सभा बनना चाहिए जो संविधान निर्माण भारतीयों के लिए किया जाए। कांग्रेस ने भी इस बात को माना और जो कांग्रेस का 1936 का अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें कांग्रेस ने भी संविधान सभा के निर्माण की पुष्टि की और इसकी मांग शुरू की थी। ये फैजपुर जो है ना, ये महाराष्ट्र का एक जगह है, महाराष्ट्र में। और फैजपुर अधिवेशन ये पहला अधिवेशन था कांग्रेस का जो गांव में हुआ था। 50वां अधिवेशन था कांग्रेस का। कांग्रेस कब से बनी थी? 1885 से। और इस अधिवेशन के हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो कांग्रेस ने 1936 में इस बात की पुष्टि की एक संविधान सभा होनी चाहिए। अगला कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण का जो प्रस्ताव था, ठीक है ना, उसको 1942 के क्रिप्स मिशन ने भी सुझाया था। क्रिप्स मिशन ने भी कहा था कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान बनाए। हालांकि इसको मुस्लिम लीग ने कैंसिल कर दिया था क्योंकि इसमें पाकिस्तान बनाने की मांग नहीं की गई थी। अगला कि कैबिनेट मिशन, उसके बाद जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बताया कि भारत में एक संविधान सभा बननी चाहिए और जो संविधान सभा है उसके लोगों का निर्वाचन होना चाहिए। जितने भी स्टेट थे वहां से चुन करके जो लोग आए वो संविधान सभा का निर्माण करें। और ये 1946 आते आते इंग्लैंड सीरियसली ये प्रयास करने लगा था कि भारत को उसकी आज़ादी दे दी जाए। इसके अनुसार मतलब कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, मतलब इसका चुनाव होना था। और प्रांतों का प्रतिनिधित्व, जो प्रांत थे 11 प्रांत थे उस समय, जो अभी मान लीजिए भारत में टोटल 29 राज्य हैं तो उस समय 11 थे। तो उन प्रांतों से जनसंख्या के आधार पर वहां से प्रतिनिधि चुने जाने थे जो संविधान सभा में बैठेंगे। संविधान सभा में सभी लोग तो बैठ नहीं सकते थे, तो हर राज्य से कुछ प्रतिनिधि चुने जाने थे जो संविधान सभा में बैठेंगे और संविधान निर्माण करेंगे। तो जो प्रतिनिधि चुने जाने थे ना, उनको जनसंख्या के आधार पे सेलेक्ट करने की बात की गई और प्रति 10 लाख व्यक्तियों पे एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी। जैसे एग्जाम्पल, अगर किसी राज्य में 30 लाख जनसंख्या थी तो वहां से 3 प्रत्याशी आएंगे, इस तरीके से। जैसे आज के राज्यसभा में लोग आते हैं या फिर लोकसभा में आते हैं, एक लोकसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति आता है वहां को एरिया को, यहाँ के लोगों के मांगों को रिप्रेजेंट करने के लिए संसद में। तो इस तरीके से 10 लाख व्यक्तियों पे एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। अगला है कि संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या थी ना, वो 389 निर्धारित की गई थी, 389, ठीक है। इसमें 296 ब्रिटिश भारत का जिस पर कब्जा था वहां के लोग थे और 93 जो देशी रियासतें थी, जो ये पूरा अपना इंडिया था ना, ये इन सब पे ब्रिटिश का कब्जा नहीं था, मतलब लगभग पे कब्जा था। छोटे छोटे जो रियासतें थी ना, इनको ब्रिटिश ने स्वतंत्र रखा था ताकि वो कोई आंदोलन हो भारत का तो इन लोगों को सामने करके उसको रुका सके। ये तो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जो ब्रिटिश इंडिया का क्षेत्र था वहां से 296 सीटें निर्धारित की गई और ये जो देशी रियासतें थी छोटी छोटी, यहाँ से 93 नियुक्त किए, बताई गई कि 93 यहाँ से प्रतिनिधित्व आएगा।
ठीक है, तो टोटल 389 थी। और ध्यान रखिएगा इस समय तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग अलग नहीं हुई थी, तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भी इसमें शामिल थे। हालांकि बाद में वो लोग चले गए तो इसकी संख्या 299 ही रह गई थी। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ वो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, और ये संविधान सभा का चुनाव था ताकि संविधान निर्माण किया जा सके। तो जो चुनाव हुआ उसमें 296 जो सीटें थी ये ब्रिटिश इंडिया की, उसमें से 208 कांग्रेस ने जीती थी, 73 मुस्लिम लीग ने जीती थी और 15 सीटें अन्य लोगों ने जीती थी। तो इसी से मुस्लिम लीग को ये अंदाजा लग गया कि अब इंडिया में उनकी मकबूलियत नहीं है, उनको लोग पसंद नहीं करते, कांग्रेस की ही बातें मानी जाएंगी। और इसके बाद से फिर मुस्लिम लीग ने ये डिसाइड किया कि हमको संविधान सभा में नहीं जाना है, हमें अपने अलग राष्ट्र चाहिए। ठीक है, देशी रियासतों ने जो शुरू में संविधान सभा हुआ था उसमें देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है ना, जो 93 देशी रियासतें थी उन्होंने भाग नहीं लिया था उसमें। जो संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, मतलब डायरेक्टली लोगों द्वारा चुन के नहीं आए थे। कैसे आए थे, जैसे मान लीजिए राज्य था, सपोज कीजिए उस समय यूपी एक राज्य था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की जो विधानसभा थी, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ की जो विधानसभा थी इसके जितने सदस्य थे उन सदस्यों का निर्वाचन लोगों ने किया था। ठीक है ना, और इन सदस्यों ने मिलके जो निर्वाचन किया था, मतलब 3 लोगों को चुना था, तो इन लोगों ने चुन के 3 लोगों को संविधान सभा में भेजा था। तो एक्चुअली जो संविधान सभा के मेंबर चुने गए थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, डायरेक्टली जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। जैसे आज के राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, फिर जो राष्ट्रपति जी का इलेक्शन होता है, इसका राष्ट्रपति जी का इलेक्शन हम खुद उसमें वोट नहीं देते हैं, बल्कि हमने जिनको चुन के भेजा है, चाहे वो एमएलए हो स्टेट में या एमपी हो राज्यसभा या लोकसभा में, ये लोग हमारे एवज में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट देते हैं। ठीक है, तो इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव है, इसमें हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं। तो वो भी एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन था संविधान सभा। ठीक है, विधानसभाओं का जो उपयोग था ना निर्वाचक मंडल के रूप में किया जाएगा। निर्वाचक मंडल होता है इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब जो लोग वोटर होते हैं ना उनको निर्वाचक मंडल कहा जाता है। हाँ, और यह बात कि जो निर्वाचन हुआ था, ठीक है ना, वो वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं होता। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है वो हर व्यक्ति जो एडल्ट हो चुका है उसके बाद से वोटिंग अधिकार रखता है। जैसे भारत में 18 वर्ष से ज्यादा का हर व्यक्ति वोट देने का अधिकार रखता है, लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आपको पता होगा कि 1935 का जो अधिनियम बना था उसमें भी सिर्फ 10% लोग ही पूरे इंडिया में वोटिंग कर सकते थे। संपत्ति के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, ऐसे ऐसे धर्म के और जाति के आधार पे ऐसे वोटिंग पैटर्न बने हुए थे। सबके लिए यूनिवर्सल वोटिंग पैटर्न नहीं बना हुआ था, तो वो वयस्क मताधिकार पे वोटिंग नहीं हुई थी। ठीक है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। अब संविधान सभा के निर्माण का पूरा बैकग्राउंड था, संविधान सभा में क्या क्या हो रहा था वो देखेंगे। इसमें कुछ डेट है उसको याद रखिएगा। पहला कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और इसमें कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। जो प्रथम बैठक हुई थी सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को, उसके जो अध्यक्ष थे ना सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और ये याद रखिए अस्थायी थे, ये परमानेंट नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। और ये इनको इसलिए बनाया गया था कि सबसे ज्यादा उम्रदराज थे, सबसे ज्यादा ओल्ड थे, तो उस सीनियरिटी के आधार पर इनको बना दिया गया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया था, 11 दिसंबर को। और ठीक उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव हम जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि एक ब्लूप्रिंट बताना कि ये इस बेसिस पे हम संविधान को बनाएंगे। संविधान बनाने का बेसिस ये होगा, ये पॉइंट होगी, जैसे कि सेकुलरिज्म होना चाहिए या फिर लोगों के अधिकार की बात होनी चाहिए। ये सारी बातें उद्देश्य प्रस्ताव में बताई गई थी। एक तरीके से जो हमारे प्रियम्बल में चीजें लिखी हुई है वही एक उद्देश्य प्रस्ताव एक तरीके से समझिए कि खाका है। तो ये 13 दिसंबर को पेश किया गया था। तो ये याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है कि 9 दिसंबर और उसमें 2 जोड़ते जाइए, फिर 11 दिसंबर 2 जोड़ते जाइए। ये जो 3 है ना, 9, 11 और 13, ये 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था, ठीक है ना, इसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया, मतलब सब लोगों ने इस पर सहमति जता दी थी। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में जितने भी बिल पास हुए संविधान निर्माण के,
वो सब जनरल कॉन्सेंसस से हुए। जनरल कॉन्सेंसस मतलब होता है आम सहमति, ठीक है ना। आम सहमति का मतलब होता है कि 100% जितने भी मेंबर थे सबने वोट किया, सब अग्री हुए, तब जाके कोई बिल बना। तो संविधान में जो भी 395 आर्टिकल उस समय लिखे गए, उन सब पे संविधान सभा के सभी लोगों ने सहमति जाहिर की थी। संविधान निर्माण में जो कुल समय लगा वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कहीं कहीं 17 दिन भी मिलता है, ठीक है ना। राजेंद्र बी.आर. अम्बेडकर के एक स्पीच में जो संविधान सभा में दे रहे थे उसमें भी 17 दिन ही उन्होंने बोला था, लेकिन एक्चुअली आपको 2 साल 11 महीने 18 दिन ही लगे थे। एग्जाम में आएगा तो यही मारिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत विस्तृत संविधान है तो इसलिए ज्यादा समय लगा था। अगला कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। अंगीकृत मतलब होता है एडॉप्ट कर लिया गया था, यानी संविधान निर्माण हो चुका था और 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को एडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से एडॉप्ट नहीं किया गया था, ठीक है ना। कुछ पार्ट लागू कर दिए गए थे। पूरी तरीके से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसीलिए इस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। और ये 26 जनवरी के पीछे की कहानी क्या है, छोटी सी मॉडर्न हिस्ट्री में जानते हो अच्छे से कहानी, पर छोटी सी कहानी, इसका बैकग्राउंड ये है कि दरअसल जो 1930 में 26 जनवरी को ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का उत्सव मनाया था लाहौर में, ठीक है। और इसीलिए 26 जनवरी उसको एज ए सिंबल के तौर पर याद रखने के लिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। और क्या-क्या महत्वपूर्ण बिंदु संविधान सभा से वो देख लेते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे, ठीक है ना, वो बी.एन. राव थे। बेनेगल नरसिंह राव बोलते हैं। ये संविधान सभा का प्रथम प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया। जो प्रारूप मतलब ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट हुआ था ना, पहला जो ड्राफ्ट था वो इन्होंने ही तैयार किया था। और पूरे संविधान सभा में अगर बी.आर. अम्बेडकर को थोड़ा सा छोड़ दे तो पूरे संविधान सभा में इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था। अगला कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जो अभी हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जो अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्बलम, इसको 26 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था, यानी जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। झंडा जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा जो संविधान सभा थी उसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और इसीलिए जब राष्ट्रपति चुना गया तो इन्हीं को राष्ट्रपति बनाया गया था, पहला राष्ट्रपति। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, उसमें एक राजकुमार, अमृत कौर और लोग भी थे। उनका लिस्ट भी थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि कई बार उनका नाम देकर के ऑप्शन में पूछ देता है, पर उनकी संख्या 15 थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। ग्रेनविल ऑस्टिन एक बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ थे, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। जो टोटल संविधान सभा है ना वो कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा के जितने मेंबर थे, आखिरी में जो 299 मेंबर बचे थे, उसमें 90% से ज्यादा वो लोग थे जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, ठीक है ना, क्योंकि उस समय एक ही बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। तो इन्होंने कहा कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ज्यादा है और पूरे भारत के लिए डिसीजन भी कांग्रेस ही ले रही है, तो इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अगला एक इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी, ठीक है ना, की प्लेयर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें संविधान सभा में शामिल नहीं थे। सारे जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उस समय वो सब संविधान सभा के मेंबर थे, सिर्फ महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो ये संविधान सभा और उसके निर्माण से संबंधित सारी जानकारी थी। महात्मा गांधी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन ये है कि एक मतलब किस्सा है कि जब ये संविधान सभा निर्माण हो गया तो जो जगजीवन राम थे वो अपने कुछ साथियों के साथ महात्मा गांधी जी के पास गए और इन्होंने कहा कि हमने संविधान निर्माण कर लिया है, अब हम आपकी राय चाहते हैं, आपके आशीर्वाद से संविधान को लागू करना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने 2 बातें बोली थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बोला था कि अब चाहे दुनिया के कितना भी खूबसूरत संविधान बना लो, लेकिन अगर संविधान को फॉलो करने वाले उसको अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी संविधान बेकार है, वो कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगा, वो लोगों के डेवलपमेंट या राष्ट्र के डेवलपमेंट में अपना योगदान नहीं दे पाएगा। ये स्टेटमेंट एक स्पीच में बी.आर. अम्बेडकर जी ने बोली थी और ये बिल्कुल सही भी हुआ। उस समय भारत के साथ जितने भी देश आजाद हुए, चाहे वो पाकिस्तान है, म्यांमार है या घाना राष्ट्र था, ये सब जगह संविधान तो बना पर उसको फॉलो नहीं किया गया, इसलिए वो संविधान आज भी वहां पे सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर भी बना हुआ। और मौजूदा समय में जो पाकिस्तान में क्राइसिस है उसका एक कारण ये भी है कि कोई रूल ऑफ लॉ को मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है।
और उसके बाद महात्मा गांधी जी ने कुछ सुझाव भी दिए थे जिसके तहत 3-4 आर्टिकल है संविधान में, जैसे आर्टिकल 40 है, ठीक है, आर्टिकल 43 है, 47 है, 48 है, और भी आर्टिकल है। इसको उन्होंने बोला था कि इसको भी आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए। आर्टिकल 40 क्या कहता है? आर्टिकल 40 मतलब पंचायती राज के डेवलपमेंट की बात करता है, उसके गठन की बात करता है। आर्टिकल 43 कुटीर उद्योग के बात करता है। आर्टिकल 47 ये जो मद्य निषेध है, शराब है, नशीली चीजें हैं, ठीक है ना, इन सब के रोक की बात करता है। जो शराबबंदी होती है इसी आर्टिकल के तहत होती है। आर्टिकल 48 जो दुधारू पशु है उनके स्लॉटर, उनके हत्या पे प्रतिबंध लगाता है, ठीक है ना। तो अगर गौ वध पे प्रतिबंध या कोई और लगता है तो इसी आर्टिकल के तहत लगता है। दरअसल वो ग्रामीण डेवलपमेंट पे बात करना चाहते थे, ठीक है ना, और वो चाहते थे कि जब तक भारत के गांव का विकास नहीं होगा, भारत का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी गांव में ही रहती है। तो ये सारे पॉइंट थे संविधान सभा से संबंधित। अब आते देखते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन जो इस पिछले सालों परीक्षा में पूछे गए हैं। पहला है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो इसका आंसर है ए, यानी स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। ये देखिए IAS प्री 1996 में पूछा गया है। अगला कि निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं का न्याय संगत समाधान का एक मात्र तरीका संविधान सभा ही है, ठीक है ना। तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। ये यूपी PCS में पूछा गया प्रश्न। अगला है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था? ठीक है, तो इसका भारत के संविधान सभा की बात तो बहुत लोगों ने की थी, लेकिन जो मैंने ये बताया था कैबिनेट मिशन ने जो आधार दिया था कि निर्वाचन प्रतिनिधित्व के हिसाब से स्वतंत्र संविधान सभा बनेगी, तो उसके आधार पर एक्चुअली संविधान सभा ने अपना कार्य करना शुरू किया था। तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे गए। हालांकि संविधान सभा वर्ष में स्थापित हुई, किस वर्ष में स्थापित हुई थी? तो ये 1946 में स्थापित हुई थी। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, 3 इंपॉर्टेंट 1946, ये 3 इंपॉर्टेंट डेट थे जो मैंने बोला था, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था इसके कहने पे बनाई गई थी। हालांकि क्रिप्स मिशन ने भी कहा था, अगस्त प्रस्ताव में भी ये बात रखी गई थी, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली कैबिनेट मिशन के कहने पे बनाई गई थी, क्योंकि कैबिनेट मिशन एक सीरियस प्रयास था ब्रिटिश का भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। और याद रखिए कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान निर्माण का विरोध किया था। अगला ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? ठीक है ना, कैबिनेट मिशन में कौन कौन नहीं था? कैबिनेट स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये भी याद रखिए कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे, ये भी पूछा जाता है। अगला कि निम्नलिखित में किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैथिक लॉरेंस ने उसका नेतृत्व किया था, मतलब फर्स्ट अमंग द इक्वल्स थे। और बाकी 2 मेंबर थे इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। अगला कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया था, तो क्या प्रस्तावित किया था? तो इसने कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार की बात की थी। इन्होंने कहा था एक सेंटर होगा, ठीक है ना, और अलग अलग स्टेट होंगे, इसको संघात्मक कहा जाता है। केंद्र उतना स्ट्रांग नहीं होगा जब स्टेट को बहुत स्ट्रांग बनाया जाएगा, ठीक है। इन्होंने ये विचार एक्चुअली में दिया था। दरअसल होता क्या है ना, जब भी कोई बड़ा राष्ट्र होता है, ठीक है ना, तो वहां पे फेडरलिज्म मतलब फेडरेशन बनाना बहुत जरूरी है, स्टेट को शक्ति देना जरूरी है, तभी जाकर उसकी यूनिटी बनी रहेगी या फिर ह्यूमन राइट्स बनी रहेगी और हर क्षेत्र का डेवलपमेंट हो पाएगा। एग्जाम्पल है यूएसए, ठीक है ना, जो यूनिटरी होता है ना कि केंद्र ही बहुत स्ट्रांग रहे। ये सारी चीजें जो छोटे स्टेट होते हैं लाइक इंग्लैंड है, फ्रांस है, इन सब छोटे स्टेट में यूनिटरी मेथड तो चल जाता है, लेकिन अगर बड़ा स्टेट है उसको एकत्रित रखना है तो शक्तियों का बंटवारा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे भारत में केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। अब इन सबका कंट्रोल केवल दिल्ली से किया जाए तो वहां का डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि केरला की वास्तविक स्थिति केरल की सरकार को ही पता चल सकती है। अगला जो क्वेश्चन है कि
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री प्रत्येक परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में अनुपात में रखा गया था। मैंने बताया था कि 10 लाख व्यक्तियों पे एक प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था की गई थी। मतलब जो स्टेट में की जो जनसंख्या थी उसके आधार पे हर 10 लाख व्यक्ति पे एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, सपोज कीजिए कि उस समय यूपी की जनसंख्या 1 करोड़ थी, ठीक है ना, तो वहां पे 10 प्रतिनिधि वहां से चुन के जाएंगे। अगला है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे, जो कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया था। तो कैबिनेट मिशन ने सुझाव था उसके अनुसार 389 होने थे, बनाया था 296 ब्रिटिश इंडिया के और 93 जो देशी रियासतें थी उनके। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि मुस्लिम लीग इससे अलग हो गई, तो टोटल संख्या 299 बच गई थी। और कैबिनेट मिशन ने इतना ही सुझाव दिया था, 389। अगला, ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर है अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। यह आईएएस में पूछा गया था। ये तो मैंने अभी आपको बताया है। जो ये पूछ रहा है कि जो सदस्य चुने जाने थे संविधान सभा के, वो कैसे चुने जाने थे। तो उसमें जो ज्यादातर जो जनसंख्या थी उनको प्रांत के विधानसभाओं से निर्वाचित किया जाना था। जो विधानसभा थे वो मेंबर चुनाव करके लोगों को, अपने प्रतिनिधि को संविधान सभा में भेज रहे थे। जबकि जो कुछ देशी रियासतें थी, यहाँ पे चूंकि जनसंख्या बहुत कम थी और वहाँ के जो हेड होते थे, राजा होते थे, तो अपना पावर बनाए रखना चाहते थे, तो उनको ये सुविधा दी गई थी कि आप किसी को नॉमिनेट करके भेज सकते हो। जैसे आज भी हमारे राज्यसभा में 229 मेंबर चुने जाते हैं, जबकि बाकी मेंबर 233 मेंबर चुने जाते हैं और बाकी जो मेंबर होते हैं उनको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, ठीक है ना। जैसे पीटी उषा है, सांसद है, या फिर सचिन तेंदुलकर, इनको नॉमिनेट किया गया है इनके मतलब इनका जो योगदान है उसके आधार पे। अगला है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, ठीक है ना, एक क्वेश्चन है, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे नेतृत्व हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चुना गया था। इसका आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं ने उनको निर्वाचन के आधार पर उनको वोट देकर के चुना था और 10 लाख जनसंख्या पे एक निर्वाचन होना था। अगला कि संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। पहला है कि प्रतिनिधि 4 घटकों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में से चुने जाने होते थे। दूसरा कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या 389 थी। अगला कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति 8 सदस्यों से मिलकर बनी थी, ठीक है ना। तो इसमें देखना है कि कौन सा सही है। पहला है कि 1, 2, 3, 4 चारों सही है। दूसरा है कि 1, 2, 4 यानी 1, 2 और 4 सही है। तीसरा है कि केवल 3 सही है और चौथा है कि केवल 1 सही है। तो देखिए इसका आंसर है कि केवल संविधान ये सही है, क्योंकि हमें पता है कि 389 सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन ने सुझाया था, तो 3 तो सही है, ऑप्शन 3। बाकी देखते हैं। प्रतिनिधि 4 घटक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से चुने जाने थे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है ना, केवल चुने जाने थे। अगला कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नहीं, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। अगला कि बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता प्रारूप समिति में 8 सदस्य थे, नहीं 7 सदस्य थे, ठीक है। तो 1, 2 और 4 गलत है, 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। तीसरा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया था। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। प्रांतीय सभाओं ने अपने अप्रत्यक्ष रूप से चुना था।
जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे। नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, ये स्टेटमेंट गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ था। नहीं, गलत है, ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला कि संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। नहीं, ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया। 50 को तो पूरी तरीके से लागू किया था, ये भी गलत है। आंसर ए सही है। अगला कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्तावित किया था उसके अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। सदस्य मतलब मंत्री थे, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू को विदेश मामले मिले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय मामले मिले थे, लियाकत अली को वित्त मामले थे, ये सारी चीजें उसमें थी, उसको देख लीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इसके सारे पीडीएफ आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल जो है जनरल स्टडी ऑफिशियल, वहां मिल जाएंगे, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको पढ़िएगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।